मैंने जोर से धक्का देकर अपनी बीवी को बिस्तर पर लिटाया था। वो जो सादगी से दुल्हन बनकर गजब ढा रही थी, मेरी इस हरकत पर गुस्से से तिलमिला गई। कहने लगी, ये क्या तमाशा है? पहले ही आपने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। बोट कर खड़ी हुई तो मैंने उसे बाजू से कसकर पकड़ लिया। वह किसी पक्षी की तरह मेरी सख्त पकड़ के बाद फड़फड़ाने लगी थी। मैंने गुस्से से कहा, मत भूलो कि कुछ देर पहले तुमने मुझसे निकाह कबूल किया है और अब रुखसत होकर यहां मेरे कमरे में आई हो। अब तो तुम सुहागरात की तैयारी करो। मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा और अपने शौहर होने के सारे हक भी वसूल करूंगा। इस वक्त तो मुझ पर एक खुमारी छाई हुई थी। मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे। आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात का मैंने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया था। और सबसे बड़ी बात, मेरे सामने मेरी महबूब बीवी थी। मैं कैसे उसे छोड़ सकता था? मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से कहने लगी, यह तुम्हारी गलत ख्याली है कि मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी। जिस तरह तुमने मुझसे शादी की है, मैं सारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। झटके से उसने अपना बाजू मुझसे छुड़ाया और इससे पहले कि वो बाथरूम का रुख करती, मैंने उसे तेजी से पकड़ा, उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। या उसकी आंखों में डर के साए लहराए थे। मैंने तेजी से उसके बाजू अपने हाथों में जकड़ ली। मैंने कहा, तुम यही डिजर्व करती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती तुम्हें हासिल करूं, तो फिर मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। जिस तरह तुमने यह जगह हासिल की है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे वजूद पर काबिज होने का हक रखता हूं। मैंने उसे ही उसकी हैसियत का एहसास दिलाया था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, साहिल मुझसे भूल हो गई। मैंने तो बस नादानी में यह सब किया था। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी जिद और खुद सरी से मुझे इस जगह तक पहुंचा दोगे। उसकी बात पर मैंने गुस्से से मुठियां भींच ली थी। उसके करीब होते हुए उसके चेहरे पर अपनी सांसों की गर्माहट छोड़ते हुए मैंने धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हारे लिए यह नादानी या फिर मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए यह बात जिंदगी और मौत के बराबर थी। जो खेल तुमने खेला था, उसमें किसी ना किसी को तो जीतना ही था। तो देख लो, जीत मेरे हिस्से में आई और हार तुम्हें मिली। लेकिन यह हार भी तुम्हारे लिए जीत होगी अगर तुम खुद को खुशी खुशी मेरे हवाले कर दो। और यह कोई नाजायज बात नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी की आज पहली रात है और मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूं। या तो राजी से खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती भी अपना हक वसूल कर सकता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात पर मेरी नई नबली दुल्हन ने इनकार में सर हिलाया तो उसके इनकार पर मुझे एकदम से गुस्सा आया था और मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। मैं तेजी से उसके होठों का रस पी रहा था। उसका वजूद बिस्तर पर मचलने लगा था। कहने लगी, नहीं मानती मैं इस रिश्ते को, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई शादीशुदा रिश्ता शुरू करना चाहती हूँ। दूर हटो मुझसे। वह खुद को मुझसे आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका संग, मरमर की काया मेरे होश उड़ा रही थी। फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? वह भी तब जब वो मैं उस पर हक रखता था। मैं खुद पर से काबू खो बैठा था। उसे दूर होना मेरे बस में नहीं था। वह अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी मेरे आगे बेबस थी। वह एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी और मैं जवान मर्द। मेरे आगे उसकी एक न चली। उसकी डोरियों से खेलते हुए मेरा हाथ उसकी कमर तक पहुंच गया था और मेरी उंगलियों ने कसकर उसकी मखमली कमर को जकड़ा था। उसके होठों से एक सिसकारी निकली थी। मेरी शिद्दत के आगे वह बेबस थी और मैं अपने जज्बातों से बोझिल था। धीरे धीरे रात बीत रही थी और वह मेरे आगे हारती जा रही थी। कुछ ही देर बाद मैंने पूरी ताकत से, अम्मा कम से कम मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखाएं। ऐसे कैसे आपने शादी पक्की कर दी है और एक बार मुझे तस्वीर भी नहीं दिखाई? मैं अम्मा के सामने बैठा एक ही बात की तकरार कर रहा था, लेकिन अम्मा की वही एक बात कि शादी के बाद अपनी दुल्हन देखना, उससे पहले नहीं अपनी माँ की पसंद पर यकीन रखो। मेरी माँ ने न जाने किसे मेरे लिए चुना था और अब उसकी तस्वीर न दिखाने की भी कसम खा ली थी। जब मैंने बहुत जोर दिया तो कहने लगी, मैं तुम्हें उसका
नंबर दे देती हूँ, चाहो तो फोन पर बात कर लो, लेकिन चेहरा तो शादी के बाद ही देखना होगा। यूं समझ लो कि इन लोगों के यहाँ की यह रस्म है। इनका मानना है कि अगर लड़का शादी से पहले लड़की को देखे तो अब शकुन होता है। अम्मा की बात सुनकर मैंने ने अपना सर पकड़ लिया और अम्मा से कहा, अम्मा, ये किस जमाने के लोग हैं? आपको सारे जहां में ऐसे ही दकियानुसी लोग मिले थे जो पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। अम्मा मुस्कुरा कर कहने लगी, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सलीकेदार है, समझदार है, और मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। शादी तक हम उसकी बात मान लेते हैं, उसके बाद तो लड़की रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी, फिर जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मा के आगे मेरी कहाँ चल सकती थी, इसलिए मैं भी बस खामोश हो गया और अम्मा से उसका फोन नंबर ले लिया। शादी में 1 हफ्ता ही था। अम्मा ने जितनी तेजी से रिश्ता पक्का किया था, उतनी ही जल्दबाजी में शादी भी रखती थी। दरअसल लड़की के कुछ करीबी रिश्तेदार बाहर मुल्क से आए हुए थे और लड़की के घर वाले उनकी मौजूदगी में ही शादी करना चाहते थे, इसलिए अम्मा ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। शादी की तैयारियां भी करनी थीं। अम्मा के साथ साथ मैं भी बहुत बिजी हो गया था और उस नंबर पर मुझे फोन करने का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन उस रात जब फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि एक बार उस लड़की से पूछ लूं कि वो शादी के लिए दिल से राजी भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके दकिया अनुसी घरवाले जबरदस्ती उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हों। यही सोचकर मैंने वह नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से बहुत ही मधुर मीठी आवाज सुनाई दी। वह बहुत ही नरम और मुलायम लहजे में पूछ रही थी, आप कौन हैं? मैंने कुछ झिझक हुए बताया कि मैं साहिल हूं और मुझे सना से बात करनी है। मेरी बात पर वह धीरे से हंसी और कहने लगी, तो आपको सब्र नहीं हुआ? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उसकी बात सुनकर मैं एकदम झेंप गया और कहा, वो असल में ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आप इस शादी पर खुश भी हैं या नहीं। वो कहने लगी, खुश? क्यों नहीं होंगी, मैं तो बहुत खुश हूं। आप बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत हैं। आपसे शादी तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। और फिर उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और मैं की खूबसूरत सी बातों के शहर में होता चला गया। हमारे बीच प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हुई थीं, लेकिन शादी को लेकर उसकी जो सोच थी वह बेहद खूबसूरत थी। और मुझे एक ही रात में इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अम्मा ने मेरे लिए वैसे ही लड़की का चयन किया है जैसी लड़की मैं आइडियल मानता हूँ। हम शादी की तैयारियां करने लगे। फिर मेरे फोन पर बात नहीं हुई थी, लेकिन कभी कभी मैं उसे मैसेज करता तो वह जवाब जरूर देती थी। शादी से 1 दिन पहले मैंने उसे बताया कि मैं शादी की रात के लिए तोहफा लेने जा रहा हूं, तो उसने बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ खरीदारी करने जा रही है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि किसी न किसी बहाने मैं उसे देख लूंगा। मैं उसी मॉल में पहुंचा जहां उसे अपनी माँ के साथ खरीदारी के लिए जाना था। मैं अपनी सास को पहचानता था क्योंकि रस्म के लिए वही हमारे घर आई थी। कुछ देर बाद ही एफ मुझे एक बड़ी सी बटक में नजर आ गई। सास के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं उसे गौर से देख रहा था। फिर मैंने तेजी से अपना मोबाइल निकाला और एक मैसेज भेजा कि तुम कहाँ हो। तो उस लड़की ने मोबाइल निकालकर चेक किया और फिर मैसेज दिया कि मैं खरीदारी के लिए मॉल पहुंच चुकी हूं। मुझे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वही सना है। मैंने उसे बताया कि मैं उसे देख रहा हूं, तो यह सुनकर वह चौंक कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मैं जानबूझकर उसके सामने नहीं गया। मैं चाहता था कि मैं शादी के दिन ही उसके सामने जाऊं और उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करूं, क्योंकि शादी में बस एक ही दिन तो बचा था। इसीलिए मैं उसे गौर से देखने लगा। सिर से पांव तक वह हुस्न की मूरत थी। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा था। उसे देखते हुए मैं बुरी तरह उसके शहर में जकड़ गया था। मोहब्बत क्या होती है, ये उसे देखकर मुझे पता चला था। वो लड़की मेरी तलाश में उस बुटीक से बाहर निकली थी और फिर बुटीक के बराबर में ही एक ज्वेलर की दुकान के बाहर रुक गई। उसकी नज़र सोने के कंगन पर जमी थी और वह शीशे को छूकर उन कंगन को इस तरह देख रही थी जैसे वे उसे बेहद पसंद आए हों। और फिर लम्हों में ही मैंने फैसला कर लिया था कि यही मेरी शादी की रात का तोहफा होगा। जब वह यह कंगन मेरे हाथों से पहनेगी तो कितना खुश होगी।
उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं होगी। यही सोचकर मैं खुश हो रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी सास ने उसे आवाज दी तो वह तेजी से बुटीक के अंदर चली गई थी और मैं बकंगन खरीदने के लिए ज्वेलर की दुकान में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद बकंगन मेरे पास थे और मैं पसी के रास्ते पर चल पड़ा था। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। मुझे मोहब्बत हुई थी, और वो भी उस लड़की से जो एक दिन बाद मेरी हमसफर बनने वाली थी। शायद इससे ज्यादा खूबसूरत कोई एहसास हो ही नहीं सकता था। उस रात जब मैंने उसे फोन किया तो वह कहने लगी कि अगर आप मॉल आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं। वो इतनी खूबसूरत आवाज में शिकवा कर रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन मैंने धीरे से कहा कि आने वाली रात मेरी और आपकी मिलन की रात है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों जब एक दूसरे के सामने हो तो फिर कोई पर्दा बाकी ना रहे। मेरी बात पर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि घर में बहुत मेहमान हैं, अभी मैं फोन रखती हूँ। और उसने फोन बंद कर दिया। मैं कितनी ही देर तक फोन को देखता रहा था। उसी के ख्यालों में मुझे नींद आ गई थी। और फिर अगले दिन मैं बारात लेकर धूमधाम से अपने घर वालों और दोस्तों के साथ उसकी दहलीज पर पहुंच गया था, जो मेरे दिल की मल्लिका बन गई थी। मैं घोड़े पर बैठा था। मेरे दोस्त खूब नाच गाना कर रहे थे। मेरी अम्मा और मेरी बहनें भी बहुत खुश थीं। मैं घर का बड़ा बेटा था और सबसे पहले मेरी ही शादी हो रही थी, यानी यह हमारे घर की पहली शादी थी। इसीलिए मेरी माँ ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नाच गाना रुका तो मैं घोड़े से उतरा और शादी हॉल में दाखिल होने लगा। लेकिन दरवाजे पर ही मेरे कदम जंजीर हो गए थे। मैं आंखें फाड़े उस हसीना को देख रहा था जिसे मेरी दुल्हन बने उस स्टेज पर होना चाहिए था। लेकिन वो तो हाथों में फूलों की थाल लिए रिसेप्शन पर खड़ी थी। मेरी माँ ने मेरे रोके हुए कदम देखे तो कहने लगी, साहिल, क्या हुआ है? रोक क्यों गए? अंदर चलो। मैंने माँ की तरफ हैरत से देखा और कहा, आपने तो कहा था ये दकियानूसी लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस मॉडर्न है। दुल्हन खुद रिसेप्शन पर खड़ी है, दूल्हे पर फूल बरसाने को तैयार है और किसी को कोई भी ऐतराज नहीं। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हुई और कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो? दुल्हन कहाँ है? भला दुल्हन भी कोई रिसेप्शन पर खड़ी होती है? अरे यह सब तो दुल्हन की कजन्स वगैरह है जो तुम्हारी इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। दुल्हन तो कमरे के अंदर है, सना यहाँ कहीं नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी नजरें तो अब भी उसी हसीन चेहरे पर जमी हुई थीं, जो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा, फिर यह कौन है? अम्मा ने एक नजर उस लड़की पर डाली और कहने लगी, ये तो मुंबई से शादी अर्जन करने के लिए आई है। ये सना की कजीन यास्मीन है, बड़ी ही मॉडर्न किस्म की लड़की है। अभी भी देख लो किस तरह का लिबास पहने खड़ी है। अम्मा का लहजा बड़ा ही हाकात भरा था, जबकि अम्मा की बात पर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से उस लड़की को देख रहा था जिसे मैंने सन्ना समझकर अपने दिल में जगह दे दी थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया था। मेरी हरकत पर वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का से रह गए थे। मैंने कहा, अम्मा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और सना के पापा से भी। अम्मा कहने लगी, आखिरी वक्त पर तुम ये क्या कर रहे हो? सब खैरियत तो है? मैंने कहा, अम्मा उन्हें तन्हाई में बुलाए, मैंने उनसे बात करनी है। और फिर अम्मा ने सना के पापा को अकेले में बुलाया। अम्मा भी वहीं थीं और मैं भी। और फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मैं तो यास्मीन को सना समझ बैठा था और उसी से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अब्बू सना से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यास्मीन से ही मोहब्बत है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं सना से शादी नहीं कर सकता। अगर जबरदस्ती शादी कर भी ली तो शादी के बाद मैं कभी भी सना को खुश नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल तो किसी और के नाम हो चुका है। मैं सना को वो मोहब्बत और इज्जत नहीं दे सकता जो एक बीवी का हक होता है। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं अभी शादी से पहले ही यह खुलासा कर दूं कि सना मेरी मोहब्बत नहीं है। मैं अपनी और सना की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी। मैंने फोन वाली बात भी बताई तो सना के पापा ने मुझे गुस्से से घूरा और कहने लगे, हमारे घर की लड़कियां ऐसी नहीं हैं, ना ही वे फोन पर मर्दों से बातें करती हैं।
सन्ना के पापा ने गुस्से से यास्मीन और उसके पापा को भी वहां पर बुला लिया था। कहने लगे, यह लड़का यास्मीन पर आरोप लगा रहा है कि यास्मीन ने सन्ना बनकर इससे मोहब्बत भरी बातें की हैं और अब यह सन्ना से नहीं बल्कि यास्मीन से ही शादी करेगा। सन्ना के पापा की बात सुनकर यास्मीन के चेहरे के भाव बदले थे। वह फटी फटी निगाहों से मुझे देखते हुए कहने लगी, मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। सन्ना की अम्मा ने मुझे उसका मोबाइल फोन दे दिया था कि शादी तक मैं उसका फोन अपने पास रखूं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फोन चलाने की आदत है और मेहमानों के बीच दुल्हन फोन इस्तेमाल करें तो यह अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सन्ना का फोन मेरे पास था। आपका फोन आया तो मैंने यूं ही शरारत में सना बनकर आपसे बात कर ली थी, लेकिन मेरा हरगिज भी यह मकसद नहीं था कि आप सना को छोड़कर मुझसे शादी की बात करेंगे। मैंने मॉल वाली बात का जिक्र किया तो कहने लगी, हाँ उस वक्त सना चेंज रूम में थी, उसका फोन बजा तो मैंने चेक कर लिया, आपका मैसेज था तो मैंने ही रिप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे न सिर्फ सना समझेंगे बल्कि प्यार भी कर बैठेंगे। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। यह कहकर वह 2 कदम पीछे हटी और मैं बस हैरत से उसे देखता रह गया। उसके लिए यह कितनी छोटी सी बात थी, एक मजाक, एक शरारत, जबकि मेरे दिल की दुनिया ही लुट गई थी। यास्मीन की बात पर उसके पापा ने एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मारा। बेगुस्से में कहने लगे, तुमने अपनी बहन के होने वाले शौहर से आखिर किस तरह की बातें की हैं कि वो अब तुमसे शादी की ख्वाहिश करता है? तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है। सन्ना के पापा भी गुस्से से लाल हो रहे थे। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि या तो मेरी शादी यास्मीन से होगी या फिर बारात ऐसे ही वापस लौट जाएगी। मैं सन्ना से किसी भी सूरत शादी नहीं करूंगा। मेरे दिल में सन्ना के लिए कोई भी जज्बात नहीं है और मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं पूरी बारात के सामने ऐलान करता हूँ कि सना निर्दोष है, उसमें कोई कमी नहीं है। बस मैं ही उसे शादी करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा दिल किसी और पर आ चुका है। मेरी बात सुनकर सना के पापा मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे, बेटा सारा परिवार जमा है, लाख तुम अपनी गलती मानो, लेकिन दुनिया अपना मुंह बंद नहीं रखती। सारी तोहमत लड़की पर ही आती है। बहुत बदनामी होगी हमारी। हमारे साथ ये जुल्म मत करो। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता? मैं कैसे सन्ना को कबूल करता जबकि मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जज्बात ही नहीं थे। जब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा तो सना के पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यास्मीन के पापा से कहा, भाईजान आपकी बेटी जो कर चुकी है अब उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम सन्ना की जगह घूंघट में चुपचाप यास्मीन को विदा कर देते हैं ताकि परिवार में इज्जत बनी रहे, वरना आपकी बेटी ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। साथ ही सना की इज्जत पर भी आंच आ रही है। मेरी बेटी के भविष्य का जो होगा सो होगा, लेकिन इस वक्त मैं बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी सना की जिद थी कि वो भी शादी करना नहीं चाहती, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती है, तो मैं अपनी बेटी की बात मानकर उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन यास्मीन की गलती पर अब उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे हमेशा से ही ऐसी गलतियां करने की आदत है। यास्मीन के पापा अपने भाई की बात मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यास्मीन को विदा करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से खिल उठा था, जबकि यास्मीन कार में सिर हिलाकर रोने लगी थी। कहने लगी, यह सब एक मजाक था। मैं भला एक अनजान आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसे मोहब्बत नहीं करती। वो एक छोटे से मजाक की मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। लेकिन उसके पापा ने साफ कह दिया कि अगर तुमने शादी ना की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार को बदनाम नहीं होने दूंगा। पहले ही सना बेटी का घर बसने से पहले उजड़ गया है, अब और तुम्हारी वजह से मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही देर बाद निकाह पढ़ाया जा रहा था और निकाह सन्ना से नहीं बल्कि यास्मीन से हो रहा था। मेरी माँ ने बताया कि सना बेहोश हो गई है और उसकी हालत बहुत खराब है। कुछ भी कहो, शादी से ठीक पहले शादी से इनकार हो जाना हर लड़की के दिल पर कयामत बनकर गुजरता है। मेरी माँ को सन्ना के लिए बहुत अफसोस था, लेकिन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। इसीलिए मैंने अपना दिल सख्त कर लिया था
और निकाह होते ही यास्मीन के हाथ पकड़कर मैं उसे विदा करवा लाया था। सारे रास्ते चुप रही थी और फिर घर आने के बाद बिना किसी रस्म के वह सीधा कमरे के अंदर चली गई थी। सारे ही घर वाले खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे शादी का नहीं बल्कि मौत का घर हो। हर किसी के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। मेरे बहनों की खुशियां भी मिट्टी में मिल गई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वह किसी भयानक ख्वाब की तरह था। लाख छुपाने के बावजूद भी मेहमानों को खबर हो ही गई थी कि यास्मीन ने क्या हरकत की है। और मैंने शादी सना से नहीं बल्कि यास्मीन से की है। मेरी माँ कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया। हसीब सना बेचारी बेकसूर थी। आखिर उसे किस बात की सजा दी है? तुमने बारात दहलीज से लौट जाए तो लड़की जिंदगी भर इस सदमे से निकल नहीं पाती। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अम्मा गलती मेरी नहीं, यास्मीन की है, इसीलिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरी बात पर सब लोग खामोशी से अपने अपने कमरों में चले गए थे और जब मैं कमरे में पहुंचा तो यास्मीन को मैंने बिस्तर पर बैठा हुआ पाया था। वह पूरी तरह गुमसुम बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने करीब जाकर उसे छुआ तो वह करंट खाकर खड़ी हो गई। मुझे बुरा भला कहने लगी मैंने तो मजाक किया था। आपने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। सना मुझे बदुआ दे रही होगी। मैं अपने बाप की नजरों में गिर गई। सब मेहमान मुझे नफरत से देख रहे थे। आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं धीरे से चलता हुआ यास्मीन के करीब पहुंच चुका था। दिल की धड़कन ने अलग शोर मचाया हुआ था। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन अब यास्मीन मेरी दुल्हन बन ही चुकी थी और यह खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। मैं यास्मीन के बेहद करीब पहुंच चुका था। मैंने यास्मीन को कसकर बाजुओं से पकड़ा और कहा, मेरी वजह से नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है। तुमने सन्ना की जगह ली है। तुम्हें बहुत शौक था ना सना की जगह मुझसे बात करने का, तो फिर अब उसकी जगह दुल्हन बनकर सुहागरात मनाने में क्या तराज है? मैंने सीधा यास्मीन को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। मेरी इस हरकत पर वो तिलमिला गई। वह मुझे मेरे अधिकारों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मैं भावनाओं की तेजी से बेकाबू था। मैंने पिछले 2 दिनों से इस समय का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया था, इसलिए बिना इंतजार किए मैं उसकी नजदीकियों में पिघलने लगा था। मैंने अपने होठों को उसके शरीर पर रखते हुए अपनी मोहब्बत की निशानियां ऊपर छोड़ दी थी। वह बुरी तरह से तड़प रही थी, लेकिन मैंने उसे आजाद नहीं किया था, बल्कि पूरी ताकत से उसके शरीर को अपने शरीर में मिला दिया था। मैं उसके साथ जुड़ गया। मेरी नजदीकियों से, मेरे स्पर्श से धीरे धीरे वो भी मदहोश होने लगी थी और उसने थक कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। या फिर शायद वो हालात से हार गई थी और मैं हार कर भी जीत गया था। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपनी बीवी की बेकार की जिद के आगे उसे बर्बाद करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी और मैं अपनी चाहतों की बारिश उस पर पूरी तरह लुटाने लगा था। अगली सुबह मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। उदासी में भी वो कयामत ढा रही थी। रात के वो हसीन पल याद आए तो खुद ब खुदा अपने करीब कर लिया था। मैंने कहा, यार जो हुआ उसे भूल जाओ। इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है कि सब तुम्हारी किस्मत पर रश्क करेंगे। देखना, इतनी खुशियां दूंगा कि संभाली नहीं संभाली जाएंगी। यह कहते हुए मैंने उसे एक बार अपनी बाहों में फिर से समेट लिया था। उसकी संगत ऐसी थी कि मैं फिर से बहकने लगा था और मेरी आंखों में उतरते नशे को देखकर वह बदक कर मुझसे पीछे हटी थी। कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे रुलाया नहीं जाता। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे और उसके आंसू देखकर मैं तड़प उठा था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया, उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर दिया। मैंने कहा, यास्मीन प्लीज रो मत। मैं मानता हूं रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन मेरा भी तो सोचो। कब से इन पलों का इंतजार कर रहा था, और फिर जब सामने इतनी खूबसूरत बीवी मौजूद हो तो कौन कम वक्त होगा जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस करके तो देखो, मेरी मोहब्बत की गर्मी से तुम भी पिघलने लगोगी। यह कहकर मैंने यास्मीन के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया था। उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि तभी हमारे कमरे का दरवाजा बजने लगा। मैंने उठकर दरवाजा खोला
तो मेरी माँ थी। वो नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। उन्होंने यास्मीन को अपनी बहू मान लिया था। प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं दी थी और यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन यास्मीन ने अभी तक मेरे घर वालों को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने मुझे भी दिल से स्वीकार नहीं किया था और यह बात मुझे अंदर ही अंदर कहीं बहुत छुपती थी। मैंने उसे हासिल तो कर लिया था, लेकिन अभी तक उसकी मोहब्बत को पा नहीं सका था। मैं उससे प्यार जताता तो वह खामोशी से ही खुद को मेरे हवाले कर देती। उसने कभी मेरे जज्बातों की कदर नहीं की थी। मैं प्यार जताता तो खामोशी से ही खुद को मेरे हवाले कर देती थी। उसने कभी भी मेरे जज्बातों की कद्र नहीं की थी, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह अपने शरीर को मेरे हवाले कर दिया था। उसके पापा दोबारा से मुंबई चले गए थे। उसका यहाँ मेरे सिवा अब कोई नहीं था। मैं मोहब्बत से उसे वापस जिंदगी की ओर लाना चाहता था। जिस यासमीन से मैंने ने मोहब्बत की थी, वो कहीं खोस ही गई थी। मैं बार बार उसे एहसास दिलाता कि वह मेरी पत्नी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो बस खाली खाली निगाहों से मुझे देखती रहती और एक शिकवा करती कि मेरी जरा सी शरारत का आपने बहुत बुरी तरह से बदला लिया है। मैं हर तरह से उसे सामान्य करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वह सामान्य ही नहीं होती थी। ऐसे ही शादी को न महीने गुजर गए थे। मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं यासमीन को हासिल करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि यह तो वह लड़की थी ही नहीं जिसकी बातों से मुझे इश्क हुआ था। ये यासमीन तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। 3 महीने गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में ही मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती कर दी है। मुझे यासमीन के तन की चाह नहीं थी, बल्कि मैं उसके मन को जीतना चाहता था। और जब वह मन से ही मेरी नहीं थी, तो उसके साथ रिश्ता बनाते हुए मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता था कि यासमीन के साथ जबरदस्ती शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करके मैंने गलत किया है। मुझे उसकी मर्जी के बिना उसे रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था। मैंने तो सोचा था कि इस तरह शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत होगी तो धीरे धीरे उसे खुद ही मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह अब भी मुझसे नफरत ही करती थी और इसीलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। अपना कमरा भी उससे अलग कर लिया था, अपने आप को उसे दूर कर लिया था। मेरे इस काम के बाद वह कुछ कुछ नॉर्मल होने लगी थी। मेरी बहनों से बात कर लिया करती थी, मेरी माँ के साथ भी उठ बैठ जाया करती थी। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वह उम्मीद से है। ये खबर मेरे लिए बहुत ही खुशी की थी, लेकिन यासमीन इस खबर पर फिर से खामोश हो गई थी। मैं उसके पास बैठा और प्यार से उसका हाथ थामकर कहने लगा, यस्मीन, ये औलाद हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। ये खबर तो बहुत ही खुशी की है। फिर तुम क्यों रो रही हो? उसने अजीब सी निगाहों से मेरी ओर देखा और कहने लगी, मुझे डर लगता है। अगर मेरी बेटी हुई और उसका नसीब भी मेरे जैसा हुआ तो क्या होगा? पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मुंबई में सारी जिंदगी में तन्हा रही। बाप के होते हुए भी बाप का प्यार ना मिला। और फिर मेरे बाप ने मेरी शादी इस तरह से कर दी जैसे मेरा वजूद बेकार है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए मेरे बाप ने मेरी खुशियों को कुर्बान कर दिया। अगर आपने मेरी बेटी के साथ यही सब कुछ किया तो क्या होगा? वह बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने धीरे से उसे सीने से लगा लिया और वादा किया कि उसे और हमारी बेटी को हमेशा दिल जान से चाहूंगा। कभी उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। इस बार वह मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मां बनने की खबर ने उसे बहुत ही सेंसिटिव बना दिया था। वह भावनाएं जो उसकी आंखों में कई दिन से कैद थी, वह बारिश की तरह से बह गई थी। उसका दिल हल्का हो गया था। मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा, यास्मीन, जो कुछ हुआ, लेकिन इससे आने वाले बच्चे की खातिर मुझे प्लीज माफ कर दो। हम मिलकर अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश करेंगे। उसे से इतना प्यार देंगे कि उसे कभी अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस नहीं होगा। और हमारे आने वाले बच्चे की खातिर उसने मुझे माफ कर दिया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। मैंने उसके साथ एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की थी। वह भी अतीत को भुलाकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाने लगी थी। वो यासमीन धीरे धीरे मुझे वापस मिल गई थी जिससे मुझे इश्क हुआ था।
मैंने सन्ना से भी जाकर माफी मांग ली थी, क्योंकि मैं उसका भी गुनहगार था। शरारत अगर यासमीन ने थी तो गलती मुझसे भी हुई थी। सन्ना का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैंने उसके भविष्य को मुश्किल में डाल दिया था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं खुद बाप बनने वाला हूं, तो मैंने सन्ना के आगे माफी के लिए हाथ जोड़ दिए थे, और उसने भी अपने ऊंचे जज्बे से मुझे माफ कर दिया था। आज मैं और यासमीन एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहता हूं कि कभी-कभी कोई शरारत कोई बड़ी सजा भी बन सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसी शरारत ना करें कि जिसका पछतावा सारी जिंदगी हो। दोस्तों, आज के हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।